नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा चेहरे की और चुनाव की। और चुनाव की जब बात करूंगा, बात सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की नहीं होगी, बल्कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें से 3 राज्यों पर, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर आज हमारी खास तवज्जो होगी। तैयारियां दोनों तरफ से जोरों शोरों से जारी हैं। अभी कुछ ही देर पहले इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष का जो महागठबंधन है, उसकी एक समन्वय बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक में यह तय किया गया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहली रैली, साझा रैली इंडिया गठबंधन की ओर से भोपाल में ही होने वाली है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुंह ताके आतुर मुद्रा में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो हेडक्वार्टर्स हैं बीजेपी का, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। G20 के सफल आयोजन को लेकर यह भव्य स्वागत तो है ही, लेकिन फोटो ऑप से थोड़ा सा अलग हटके आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाने के खास मायने भी हैं। वो मायने क्या हैं? केंद्रीय चुनाव समिति जो है बीजेपी की, उसके कुल मिलाकर 19 सदस्य हो सकते हैं, 15 सदस्य हैं। आज की तारीख में बैठक होने वाली है और इस समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं तो आप समझ जाएंगे कितनी हाई पावर्ड यह कमिटी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद यह दूसरी सबसे ताकतवर संस्था है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम प्रकाश माथुर, वांती श्रीनिवासन, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं बीजेपी के, ये तमाम लोग माथापच्ची करने वाले हैं। फाइनल से पहले सेमीफाइनल पर खास तरजीह दी जाएगी, माथापच्ची की जाएगी। और हमारे सूत्र हमें क्या जानकारी दे रहे हैं? यह बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाएंगे। जो राज्य इकाइयां हैं उनका सामूहिक नेतृत्व होगा। अब ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, देश के दिल मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच में थोड़ा सा वो कांग्रेस की सरकार आई थी, फिर बाद में ऑपरेशन लोटस हो गया। 2005 से लगातार चलते आ रहे हैं, बल्कि 2003 में कह दूं बीजेपी की सरकार वहां पर चलती आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो होता रहता है। बीजेपी के इतिहास में 1980 में स्थापना हुई थी बीजेपी की, उससे पहले जनसंघ थी। यह दूसरी बार होगा कि इनकम्बेंट मुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर पेश नहीं करेगी बीजेपी। ऐसा 2021 में हुआ था, असम में जब चुनाव हुए थे। सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं, वो असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका चेहरा नहीं पेश किया गया था। तो ऐसी वजह क्या हो गई? जानकार ये कहते हैं कि कई गुटों में बट गई है बीजेपी मध्य प्रदेश में। एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, और एक नाराज गुट जो कार्यकर्ता हैं। और वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। सिंधिया गुट भाई आया था तभी सरकार बनी, उनके लोगों को कितनों को सीट दी जाएगी। एक विधायक, 4 पूर्व विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे वो वापस कांग्रेस लौट गए हैं।
और जब सामूहिक नेतृत्व की बात होती है तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनको प्रभार भी दिया गया है यहां का। तो क्या नो कॉन्फिडेंस शिवराज सिंह चौहान में ही दिखा रहा है केंद्रीय नेतृत्व? कोई घबराहट है क्या? और ऐसी ही तस्वीर राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे वहां पर सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी की, लेकिन किसी भी चुनाव समिति में उन्हें कोई जगह नहीं दी गई है। वो नाराज भी चल रही हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। अब वसुंधरा के अलावा गजेंद्र शेखावत हैं वहां पर, अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो ये सारे साथ चलेंगे और वसुंधरा कदमताल करेंगी, या पार्टी दो फाड़ भी कर सकती हैं अगर उनकी नहीं चली। तो उसी की एक बैलेंसिंग एक्ट दिख रही है क्या? और राजस्थान में कमाल की बात यह है कि पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की जो सरकार है वो भी दो फाड़ दिखी है। अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। सचिन पायलट नाराज हुए, बागी भी हुए। वो मानेसर में आपने तस्वीरें देखी थी कुछ साल पहले, कांग्रेस के विधायक आकर बैठ गए थे हरियाणा में। यहां ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया था, पर कांग्रेस की अंतर्कलह, भीतर घात का फायदा नहीं उठा पाई बीजेपी और खुद आंतरिक कलेश में फंसी रही क्या। और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस तो भूपेश बघेल का चेहरा दिखा रही है, जैसा कमलनाथ का दिखा रही है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में अशोक गहलोत का चेहरा दिखा रही है। वहां रमन सिंह का चेहरा नहीं होंगे लंबे समय तक। वो मुख्यमंत्री रहे, पर अब क्या वो हाशिए पर डाल दिए गए हैं। और वहां पर भी कई नेताओं के अब नाम सामने आ रहे हैं, जैसे अरुण साव हैं प्रदेश अध्यक्ष, केदार कश्यप पूर्व मंत्री, रामविचार नेताम आदिवासी नेता हैं। भाई इन पर भी दांव लगाया जा सकता है क्या? सरोज पांडे का नाम भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो आंतरिक कलह में यहां बीजेपी और फंसी हुई दिख रही है क्या? जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था, उसे राजनीतिक नफे के लिए साध नहीं पाई क्या बीजेपी? इसीलिए अब सामूहिक चेहरे की दरकार हो रही है। इसमें दिलचस्प बात क्या है, अगर हम फाइनल की बात करें, यानी कि लोकसभा चुनाव की, तो कई महीनों से और जब से यह विपक्षी गठबंधन एक आकार लेता दिखा है, सवाल यही पूछा जाता है, जायज सवाल है अपने आप में, कि मोदी के खिलाफ कौन, आपके पास कौन चेहरा है। पर राज्यों में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है वही बीजेपी जो विपक्ष से सवाल पूछती है। यहां चेहरे से भय है क्या बीजेपी के भीतर? और उधर चेहरे की बात को ठुकराती हुई जो विपक्षी पार्टियां दिखती हैं, वो राज्यों में अपना चेहरा दिखाने से कतई गुरेज नहीं कर रही है। तो ये कैसी राजनीति चल रही है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो रहा है। और जो भीतर घात की बात है, क्या सीधे सीधे अशोक गहलोत का चेहरा बोलेंगे या मानकर चला जाएगा कांग्रेस की तरफ से, या कमलनाथ का चेहरा सीधा सीधा पेश होगा क्या? है चेहरा एक ही, पर अंदर खाने बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। और जब यहां चेहरा तय करता हुआ दिख रहा है विपक्ष और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, तो 24 के लिए चेहरे से गुरेज क्यों कर रहे हैं? आज समन्वय समिति की बैठक भी हुई है, भोपाल में पहली रैली होने वाली है, जैसा मैंने आपको जानकारी दी। सीटों के बंटवारे को लेकर एक खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन चेहरा भी पेश किया जाएगा क्या? इन्हीं दो धाराओं पर आज हम विमर्श करने वाले हैं।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, सत्ता पक्ष से भी जुड़ा हुआ यानी कि एनडीए से और इंडिया से भी जुड़ा हुआ, 24 में मोदी में राज्यों में चेहरे पर भय। भाई मोदी चेहरा है 24 में, तो डर किस बात का, भय किस बात का राज्यों में चेहरा देने से या देने पर। और इंडिया का बड़ा भाव, 24 के चेहरे पर तनाव। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, और क्योंकि लड़ाई यहां पर सीधी इन दो पार्टियों के ही बीच है, तो बाकी किसी पार्टी के नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया है, बल्कि 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। देश के चुनावी विश्लेषकों में से सबसे बड़े संजय कुमार हमारे साथ हैं, रशीद किदवई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो केंद्रीय समिति की तो बैठक शुरू होने वाली है, महेश वर्मा बीजेपी की, प्रधानमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। पर जो हमें बीजेपी के अंदर खाने से, सूत्रों से खबर आ रही है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। क्या वजह हो गई? राज्यों में तो आप हमेशा चेहरा पेश करते आए थे ना भाई। कर्नाटक में भी चेहरा था मुख्यमंत्री का, गुजरात में भी था, उत्तराखंड में भी चेहरा था, यहां क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा कोई आज की नहीं है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और भारतीय जनसंघ के टाइम से है। और यहाँ चेहरे के ऊपर जो है कोई अलायंस नहीं बनाया जाता है। और चेहरे के ऊपर जो है जिस तरह के एक करिश्मा और जिस तरह की ये राजनीति करने की एक जो कवायद शुरू हुई है, ये उनसे आपका सवाल लाजमी कुछ बनता भी है। जो आज चेहरे के ऊपर कहीं एक इंडिया अलायंस नाम का जो एक गठबंधन शुरू हुआ है, उससे पूछना चाहिए आपको कि भाई तुम मध्य प्रदेश में जो है ये चेहरा जो है एक मिनट चला जाता है। आप कन्वीनियंस के हिसाब से जो नैरेटिव, एक मिनट सुनिए ना, आप जो नैरेटिव गढ़ना चाहेंगे वही नैरेटिव बस चलना चाहिए कि केंद्र में पूछेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर पूछेंगे लोकसभा के लिए चेहरा कौन, पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं देंगे कि नहीं जी हमारी सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है। नहीं, ये नहीं, उसका तर्क है। उसका तर्क है कि जो आप बात कह रहे हैं, आप अपने विश्वास सूत्रों के हिसाब से जो बात बता रहे हैं, वो आप वो बात बता रहे हैं जो हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड का फैसला आप अभी से सुना रहे हैं। चुनाव से पहले आप ये कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है, जो तय करता है बोर्ड, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जो सुप्रीम बॉडी है, वो तय करता है कि कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा व्यक्ति विधायक दल का नेता होगा, कौन सा व्यक्ति। आज के डेट में तो ये तय होता है केंद्रीय चुनाव समिति में कि प्रत्याशी कौन है, किस तरह से है, और वो सबके कंसल्टेशन से होता है। तो सवाल ये है कि आप उन सब चीज़ों को ओवर रूल करते हुए आप ये कह रहे हैं कि साहब इनके पास तो चेहरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब एक सामूहिक नेतृत्व की ये बात करने लगे तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कमी आप हमारे में निकाल रहे हैं, ज़रा उनसे तो पूछ लीजिए। जो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, छत्तीसगढ़ में ललकार शुरू हो गई, राजस्थान में जो है आम आदमी पार्टी जो है करके ये कर रही है। क्या होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, सिंहदेव और भूपेश बघेल जी का क्या होगा? सवाल का जवाब सवाल के तौर पर आप जो पेश कर रहे हैं, यही परेशानी है क्या? सवाल का जवाब दीजिए। तर्क दिया, सवाल का जवाब तो दीजिएगा। तर्क दिया आपको। हाँ, तर्क दिया कि केंद्रीय, मतलब कांग्रेस की बीमारी बीजेपी को भी लग गई है क्या कि आपसी कलह भारी पड़ रही है कि वसुंधरा राजे, एक गजेंद्र शेखावत, उधर अर्जुन राम मेघवाल। भाई हर राज्य में अलग अलग धड़े, अलग अलग गुट हैं। एक शिवराज गुट है, एक महाराज गुट है, एक नाराज गुट है। मध्य प्रदेश में गलत तो नहीं कह रहा? ये तो आपका परसेप्शन है ना। अच्छा, परसेप्शन है। ये जो परसेप्शन है, जो ये बनाया गया है, जो आप ये 3 कैटेगरी बना के रख रहे हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है।
ये कोई बड़ी चीज नहीं है संदीप भाई। जो आप कह रहे हैं, हम लोग भी जब पत्रकारिता में थे तो इन सब चीजों को लिखते थे, बताते थे, हाँ। खबर बनाते थे, इसी तरह की चीजों को कहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे चुनाव को हम लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि उसमें नहीं, चेहरा घुसा के और फिर ये बात कहना कि देखिए इनके पास तो चेहरा ही नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई इनकी अंदरूनी जो है खड़ी हो गुजरात गई। में आपकी सरकार थी, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, उत्तराखंड में आपकी सरकार थी, जो मुख्यमंत्री था जी। वही चेहरा बना जी। और 1980 से अब तक मैंने खंगाल कर देखा, जो भी आपका इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है, एक बार असम में आप सामूहिक नेतृत्व में लड़े हैं, इस बार वो मजबूरी क्यों आ गई? सर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप 1951 से लेके और 2019 तक या जो भी अब तक चुनाव लड़े गए हैं उसमें स्पष्टता के साथ है कि सामूहिक नेतृत्व से, बीजेपी में ये परंपरा नहीं है कि व्यक्तित्व का निर्माण हो, नेतृत्व का निर्माण होता है, चेहरे का निर्माण नहीं होता है। और ये जो है लगातार पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी में ये चलती रहती है। अच्छा, और पॉलिटिकल ग्रूमिंग करने इंजीनियरिंग का चल ऐसा रही नहीं है नहीं, कि जो यहाँ डिबेटर आज पर देश को महेश भाई 23 मई को नहीं, आप उसका मजाक उपहास उड़ा नहीं, सकते नहीं, हैं। मजाक तो आपको उसका क्यों लग रहा है मजाक ऐसा? उपहास उड़ाने के लिए आपको ऐसा शब्द का क्यों लग चयन रहा है कि करिए। मैं उपहास उड़ा रहा हूं? लेकिन परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद नहीं, ये परिवार नहीं है ना, ये परिवार का काम नहीं है ना, ये डायनेस्टी नहीं है ना, राजशाही नहीं है ना, जो कि हिंदुस्तान में जो आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, उसके बारे में नहीं बात करना चाहिए संदीप भाई। क्योंकि लाजमी है कि आपको अगर जो चीज दिखाई दे रहा है, जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का फैसला आप अभी से सुना रहे हो, ये मुझे ही नहीं दिखाई कोई दिया। कारण होना चाहिए, एक मिनट, कोई कारण होना चाहिए ना। सुनिए ना, हाँ कारण बता देता हूं, फिर बताइएगा। कारण गैर जरूरी तो नहीं, ये मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा। ये आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को 23 मई को दिखाई दिया, 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे, उसके 10 दिन बाद जो आर्टिकल लिखा उसमें कुछ लाइनें पढ़ता हूं। फॉर द भारतीय जनता पार्टी इट इज द राइट टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इफेक्टिव डिलीवरी एट द रीजनल लेवल, राज्यों में मजबूत नेतृत्व और जो वादे किए उनको मुकम्मल करने का जज्बा अगर नहीं दिखा तो प्राइम मिनिस्टर मोदीज करिश्मा एंड हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजिकल ग्लू वुड नॉट बी सफिशिएंट। अकेले प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं करेगा। साथ ही साथ लिखा, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द सिटिंग मिनिस्टर शुड बी अ कंसर्न फॉर द बीजेपी। ये मैंने नहीं लिखा, आरएसएस के मुखपत्र ने लिखा। ये तो आरएसएस के मुखपत्र ने अगर ऐसी बात लिखी है तो आपके उस सवाल का जवाब है कि आप एक लीडरशिप की वो बात कर रहा है कि एक लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा है, फेस की बात नहीं कर रहा है। एक कृतित्व और व्यक्तित्व को मिला के जो एक नेतृत्व का निर्माण होता है उसकी बात कर रहा है, न कि आप एकदम से डायरेक्ट उस आर्टिकल को, पार्टी की सारी चीज़ों को आप ध्वस्त करते हुए कि ये आर्टिकल जो है सारी चीज़ों को ओवर रूल कर सकता है। सारी चीज़ें अब इसी में छुपी हुई है जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। सारी चीजें उसी में छिपी हुई जो है हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी, एक सेकेंड, बीजेपी हेडक्वार्टर्स, अरे रुकिए तो खबर तो बताने दीजिए। अरे पत्रकार रहे हैं, खबरों की एक फ्लो होती है। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के गृह मंत्री, आपके आगे अभी नवजात देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पधार चुके हैं। तो कुछ ही देर बाद आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी वहां पहुंचेगा और तैयारियां तो हो चुकी हैं। पर तैयारियां ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव की भी हो रही है। तो अब सामूहिक नेतृत्व के सहारे विधानसभा में बीजेपी उतरने वाली है। आपके चेहरे तो तय है ना अभय दुबे, कि कमलनाथ चेहरा है, अशोक गहलोत चेहरा है और भूपेश बघेल चेहरा है, ये बाकायदा कहा जाएगा ना। हाँ, संदीप चौधरी जी, पहले तो ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये अवसरवाद और दमनवाद के प्रतीक। इनसे ज्यादा अवसरवादी राजनीतिक दल नहीं हुआ। जनसंघ के समय से व्याख्या कर रहे थे
तो आपके जो पार्टी के पुरोधा हैं आडवाणी जी, उन्होंने कहा था 2013 में एक चिट्ठी लिख करके कि अब ये नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। कुछ अवसरवादी लोग हैं जो अपना निजी हित साधने के लिए आ गए हैं और आज वो हूबहू होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक केंद्रीय संदर्भों में हमारे इंडिया गठबंधन के चेहरे का प्रश्न है संदीप चौधरी जी, तो स्वाभाविक रूप से जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता है तो फिर उसका गठबंधन का नेतृत्व करते हैं वो मुद्दे प्रमुखता से, उसका नेतृत्व करते हैं वो लोग जिनका दमन सरकार के समय हुआ है। हमारा चेहरा है 27 रुपए की आमदनी कर दी गई, वो किसान। हमारा चेहरा है वो करोड़ों करोड़ महिलाएं जो महंगाई की आग में झोंक दी गई। हमारा चेहरा है वो बेरोजगार युवा जिनके 12 करोड़ के रोजगार छीन लिए गए। तो ये चेहरे हमारे हैं और हम सामूहिकता के साथ लड़ेंगे। राज्यों में हमको ये सुविधा होती है जहां पर गठबंधन नहीं होता है, वहां पर हम अपने प्रोजेक्शन देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो प्रमुखता से उसके क्लेमेंट होते हैं। मतलब ये तय है ना, नहीं, आपने भूमिका कुछ ज्यादा लंबी बांध दी अबे भाई। अशोक गहलोत है ना, नहीं, अशोक गहलोत चेहरा है ना मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के राजस्थान में। सीधा सवाल है। तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जहां मुख्यमंत्री है वो चेहरा है, उसमें कोई अलग प्रश्न नहीं है। भूपेश बघेल भी चेहरा है और कमलनाथ भी चेहरा है। कमलनाथ जी भी सामूहिकता के साथ चेहरा है। विधायक दल की बैठक होकर ऑफिशियली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में सबने कहा विधायक कमलनाथ जी भी चेहरा है। कोई उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समूचे प्रदेश ने भी मान लिया, आज से मान लिया। विश्वास मानिए, आप मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में चले जाइए और पूछ लीजिए कौन भविष्य का मुख्यमंत्री, छोड़िए राजनीतिक दलों को, तो जनता कहती कि कमलनाथ जी। एक अवसर देना चाहते हैं उनको। 15 महीने का उनका कार्यकाल देखा है देश प्रदेश की जनता ने, और जिस प्रकार गुस्सा है जनता में कि चोरी कर ली सरकार, इन्होंने जो जनमत ने अपना आदेश दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर लिया। देखिए, पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए। संदीप चौधरी जी, आखिरी बात कहता हूं, इन लोगों के पास 2 बड़े प्रांतों में सिर्फ खुद के बहुमत की सरकार है, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। बाकी 4 छोटे प्रांत हैं, वो अरुणाचल प्रदेश है, वो मणिपुर है, वो त्रिपुरा है और वो उत्तराखंड है। बाकी सारी 16 स्थानों की सरकार जो थी इनकी, या तो बैसाखियों से थी या हथियाई हुई थी। अब कर्नाटका के बाद ये सबक मिल गया, और ये जो बार बार कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी को चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन राज्यों के चुनाव में भी, तो क्यों नहीं बनाएंगे? अगर उनके पास वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जैसा स्टार प्रचारक है तो वो इस्तेमाल तो उनका करेंगे ही, या ये अभी थोड़ी थोड़ी सफलता मिली अब उसमें उछलने लगे? अबे दुबे, अभी लंबी लड़ाई अभी लंबी है कि नहीं? नहीं, देखिए संदीप जी, एक बात में नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, अगर प्रधानमंत्री जी को आत्मविश्वास होता तो न तो ऑर्गेनाइजर वो अपना लेख लिखता जिसका उल्लेख आपने किया, क्योंकि कर्नाटक में दुखड़ा मुखड़ा नहीं चला, तो ये 38 दलों के साथ लाने का, कल तक तो कहते थे अकेले ही काफी हूं, 38 दलों में भी जिनको साथ लाए हैं, 9 तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े पिछले, 16 के पास एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसे ये तो माइक्रो डिटेलिंग में जा रहे हैं, पर एक बड़ी तस्वीर, मैं एक पलट तस्वीर भी, एक सेकंड, अबे दुबे, एक पलट तस्वीर भी आपके सामने रखूं। यूपी में 25 साल हाशिए पर लगभग रहने के बाद, बल्कि मैं कहूं 15 साल, 25 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2017 में सामूहिक नेतृत्व में बम्पर मेजॉरिटी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, 2014 में हरियाणा में सरकार बनाई, 2014 में महाराष्ट्र में, 2017 में उत्तराखंड में, सब सामूहिक नेतृत्व में। तो हॉर्सेस फॉर कॉसेस, रणनीति बदलती रहती है पार्टी चुनाव के हिसाब से। नहीं, रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो रणनीति बदली है
इनको इस बात का आभास हो गया कि 24 का चुनाव अगर इंडिया के दल एक साथ लड़ लिए, हम ये नहीं कहते सारे प्रांतों में हमारी सीट शेयरिंग होगी, लेकिन सीट शेयरिंग भी हो गई और एक मानस के साथ लड़ लिए, तो विश्वास मानिए भारतीय जनता पार्टी की जो आज की सरकार है वो 150 सीट से ज्यादा हासिल नहीं करती। चलिए, गणित के सहारे, हाँ हाँ, गणित के सहारे तो बड़े कयास लगाए जा सकते हैं और फूलकर कुप्पा भी हुआ जा सकता है। लेकिन संजय, थोड़ा आप मुझे ये खेल समझाइए, जो पार्टी विपक्ष से ये पूछती पाई जाती है लगातार हर रोज कि अरे भाई मोदी के खिलाफ कौन, और वो अगर चेहरा नहीं दे पा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये क्या कहता है, संकेत क्या मिलते हैं? शायद कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभय दुबे, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे से यह सवाल है, क्या संकेत मिल रहे हैं इससे अभय? देखिए, संकेत तो बिल्कुल साफ हैं। आपने जो ऑर्गेनाइजर के लेख को अभी का उद्धरण दिया, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और नेतृत्व में और उस नेतृत्व के प्रदर्शन में समस्या है, और ये समस्या काफी पुरानी है। यहाँ एबीपी पर यशवंत देशमुख ने एक बार देश भर के मुख्यमंत्रियों की एक रेटिंग निकाली थी, मैं उस बहस में शामिल था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पहले 7 स्थानों में कहीं भी नहीं थे और उनकी काफी बुरी स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी केंद्र में आश्वस्त नजर आती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, आला कमान जितना तगड़ा और मजबूत केंद्रीय राजनीति के लिहाज से नजर आता है, राज्यों की राजनीति के लिहाज से आला कमान कमजोर भी है और राज्यों का स्थानीय नेतृत्व भी कमजोर है। आला कमान क्यों कमजोर है? क्योंकि जो गुटबाजी है उसको दूर करने में असमर्थ है। इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस के आला कमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से भाजपा के आला कमान के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए, उन्होंने जो राजस्थान में सिर्फ फुटबॉल हो रही थी, उस फुटबॉल को उन्होंने कम से कम रोक तो दिया ही है, भले ही दोनों के बीच में कोई बड़ी दोस्ती न हुई हो। मैं यहां पर एक सेकंड के लिए रोकूंगा अभय दुबे आपको। एक चीज आपने बहुत सही एक दिशा, एक सिरा पकड़ा है इस चर्चा में, तो मैं फिर से ऑर्गेनाइजर के उस लेख की एक लाइन यहां पर पढ़ना चाहूंगा। द रूलिंग पार्टी tried its best to galvanize the voters with national level programs, यानी कि सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम थे उसके चलते वोटरों में एक उत्साह भरने की कोशिश की, while the Congress tried its best to keep it at the local level, कि वो स्थानीय मुद्दों पर ही अटकी रही, उसकी गूंज ज्यादा सुनाई दी। तो ये विधानसभा के लिए तो ये अच्छा करती दिख रही है, कांग्रेस उसी राह पर अभी भी आगे चल रही है, पर विधानसभा लेवल पर तो ये चल जाएगा और 2024 में भी यही चल जाएगा क्या? ये एक फर्क भी हमें देखना होगा क्या? नहीं, देखिए, अभी यहाँ संजय जी बैठे हुए हैं। पिछली बार जब राज्यों के चुनाव हो रहे थे, खासतौर से कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश के, तो उस वक्त संजय जी ने ये समीक्षा की थी कि कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको प्रमुखता दे रही है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे लेकर सामने आ रही है, और उनकी बात सही निकली। स्थानीय मुद्दों ने राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी की जो निजी अपील थी वो भी भाजपा को राज्यों में चुनाव जिताने में नाकाम रही, गुजरात को छोड़कर। लेकिन यही बात क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में भी चलेगी? नहीं, ये नहीं होगा। वहां पे दूसरे किस्म का नैरेटिव चलेगा, और उस नैरेटिव में मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में जो पत्ते हैं उनमें ज्यादा तुरुप के इक्के हैं उसके मुकाबले। उसके पास कई तुरुप के इक्के हैं नरेंद्र मोदी के पास। उनके पास राम मंदिर का इक्का है, उसके पास अभी सनातन विवाद चल रहा है उसका इक्का है, उनके पास G20 का इक्का है, चंद्रयान का इक्का है, उनके पास बहुत से इक्के हैं उसमें। विपक्ष के पास केवल एक ही इक्का है 2024 के लिए, और वो है उनकी एकता। अब इसे उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर गैर भाजपा शक्तियों में एकता नहीं हुई तो फिर नरेंद्र मोदी का इक्का ही चलेगा वहां पे, और किसी का इक्का नहीं चलेगा, और भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी। पिछली बार 62 या 63 सीटें हासिल की थी, 70 से ऊपर चली जाएगी भाजपा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में एकता हो गई, जिसकी अभी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया सकता है मायावती के बयानों के बावजूद, तब फिर भाजपा को वहां पर मुश्किल होगी, और ये लोग मिलकर भाजपा से ये तो फाइनल की बात हो गई, पर अभी सेमीफाइनल पर आते हैं। हाँ, और सेमीफाइनल और फाइनल को हम जोड़ भी नहीं सकते, ये बात हम कई बार
इस पर सहमति जता चुके हैं संजय। पर सवाल ये है, जो केंद्र में तो पूछते हैं कि भाई मोदी के खिलाफ कौन है आपका चेहरा, और वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं देते दिखाई दे रहे हैं। क्या रणनीति है ये, क्या मायने हैं इसके आपकी निगाह में? देखिए, ये कोई अच्छी रणनीति तो नहीं है संदीप। ये कोई भी अगर ये कहे कि हमारी रणनीति है सामूहिक नेतृत्व, तो मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि राजस्थान और राजस्थान की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी हाई है। शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी बहुत कम नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी को कांग्रेस के जो वहां नेता हैं कमलनाथ, वो मुकाबला दे रहे हैं। वो कड़ा मुकाबला उनसे हो रहा है। तो सारे संकेत ये बताते हैं कि जो बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है, 2 राज्य में तो उनके मुख्यमंत्री है नहीं, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उनके तरफ से किसी भी लीडर को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। और जो तमाम सर्वेक्षण है, तमाम तरह के रिसर्च है, ये बता रहे हैं कि उन लीडरों की पॉपुलैरिटी सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी से काफी कम है। आपने जिस बात का जिक्र किया संदीप की अंतरकलह भी है पार्टियों में, पार्टी के में गुटबाजी है, इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी भले कह ले, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि, कम से कम मैं नहीं मानता कि यह तर्क सही है। अब सिलसिलेवार तरीके से राज्यों पर चर्चा करते हैं संजय। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मतलब 3 महीने पहले कोई कहे तो बात साफ थी कि भाई कांग्रेस के हाथ से ये राज्य तो गया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार रही है कांग्रेस, जो उसकी एक पुरानी बीमारी है। लेकिन क्या अब ये उल्टा हो गया है? ये सवाल बीजेपी से पूछा जा सकता है कि भाई वसुंधरा को ना किसी चुनाव समिति में, कमेटी में कोई हिस्सेदारी दी गई, और अभी तो वो खतरा भी बरकरार रहेगा, या मैं गलत रीडिंग है मेरी कि वो 2 फाड़ भी कर सकती हैं पार्टी को अगर उनकी बात नहीं मानी गई। ये खतरा मतलब बीजेपी के सर पर मंडरा सकता है, ये 3 महीने पहले कोई सोच सकता था? संदीप, अगर आज की स्थिति का मैं जिक्र करूं राजस्थान के बारे में, जो मेरा आकलन है, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। लेकिन जिस बात की अंदेशा लगाई जा रही है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सामूहिक नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा जाए, इसका अर्थ यह है कि वो किसी भी एक नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी लोकल चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसका बड़ा कारण है कि पार्टी के अंदर में एकजुटता नहीं है। मुझे लगता है इस बात के जैसे ये तय हो जाएगा, कांग्रेस 4 कदम आगे निकल जाएगी। कम से कम चुनाव के पहले जो हालात है, कम से कम आजकल के जो हालात है उसको देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस 4 कदम आगे निकल जाएगी। अगर कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि वो चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और बीजेपी का यह तय हो गया कि सामूहिक नेतृत्व है, कांग्रेस को एडवांटेज साफ दिखाई पड़ता है। रशीद किदवई, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, शिवराज सिंह चौहान तो छाए हुए हैं, स्थानीय मीडिया में ही नहीं, जो राष्ट्रीय अखबार हैं और जो चैनल्स हैं उसमें एडवर्टोरियल्स और दुनिया भर के विज्ञापन उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पर शिवराज का नाम ना होकर एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना, ये मजबूती देगा बीजेपी को, ये कांग्रेस को एक मौका देगा, या कांग्रेस को घेरने की ये रणनीति है? कैसे देखते हैं? जी संदीप जी धन्यवाद। देखिए, वो बड़ा अटपटी रणनीति लग रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो भाजपा के इतिहास में, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, भाजपा के इतिहास में सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं। और जो पूरा जो जमीनी स्थिति है, वो पूरी राजनीति शिवराज सिंह चौहान की इर्द गिर्द घूमती है कि एक मतदाता जो है या तो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में है या उनका विपक्ष या उनका विरोधी है। लेकिन भाजपा ने एक अजीब रणनीति बनाई, 6-7 मंत्री केंद्र के लगा दिए हैं, वो जनादेश यात्राएं निकाल रहे हैं, 20-25 हजार की भीड़ आती है और मुख्यमंत्री को उसमें सामने नहीं किया जा रहा है। तो वो एक उनकी कुछ रणनीति जो है वो समझ से थोड़ी सी परे नजर आती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा महसूस होता है कि भाजपा को एक ऐसा अंदेशा है कि नहीं, इससे एंटी इनकम्बेंसी कट जाती है क्या? भाई नाराजगी तो होती है, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। नहीं, लेकिन बात देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री 16-17 साल से है तो वो मुख्यमंत्री की उपलब्धियां या उसकी नाकामयाबी इन्हीं 2 के ऊपर वोट पड़ेगा।
या तो जनता उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है, लेकिन उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये सब लोगों की मान्यता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह फैक्टर जो है वो फॉर और अगेंस्ट दोनों तरफ अपना असर डालेगा और जो भी परिणाम होगा उसी को दर्शाएगा। ये कहना कि शिवराज सिंह एक फैक्टर नहीं है, इसकी तो इससे बड़ी कोई मतलब उसकी बात ही नहीं हो सकती है कि जो मेरे को अनाड़ीपन का जो और जो ये शिवराज महाराज और नाराज तीन गुट जो हो गए हैं बीजेपी में मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य का बीजेपी में आना दरअसल कांग्रेस के लिए बिलेटेड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है क्या? जी, क्योंकि संदीप जी हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में जो भाजपा के पास तीन लोग हैं, एक तो जो उनका हारा या जीता और जो सिंधिया कैंप से खेमे सदा हारा या जीता, और जो एक अभी नया एक जो उम्मीदवार आगे आता है 5 साल के अंतराल में, वो तो भाजपा के पास बहुत सारी बड़ी समस्या है कि हर जगह उन्हें 2-2, 3-3 लोग हैं और टिकट एक को मिलेगा, तो वो बागी होने का खतरा है। भाजपा को देखिए कहीं ना कहीं वो 24 का हुआ है कि 24 में कहीं ऐसा ना हो कि जो राष्ट्रीय चुनाव में अगर हंग हाउस हो जाए और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अगर जीत के फिर 5 साल के लिए तो यहाँ पर रणनीतियों में 23 के विधानसभा चुनाव 24 के नतीजों से भी जोड़कर क्या रणनीति बनाई जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग अब पहुंचता दिख रहा है। भव्य स्वागत की तैयारी है। G20 के सफल आयोजन पर यह भव्य स्वागत होगा। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। मौके पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी हैं। मनोज्ञा, क्या कुछ देख पा रही हैं? मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मेरे सहयोगी नीरज हैं मेरे साथ। नीरज, क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच गया है। संदीप, मैं संदीप आपको सीधा काफिले की तस्वीर ही दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच गए हैं भाजपा मुख्यालय, और आपको ये सीधी तस्वीरें देखिए, फूलों की वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। तमाम दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। खुद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा गेट पर पहुंचे हैं उनको लेने के लिए, और अमित शाह, राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, भाजपा के तमाम नेता, आप देखिए सब कतार लगाकर खड़े हुए हैं, हाथों में फूल है, और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे आएंगे। अभी वो गाड़ी से उतर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि पीछे गानों की गूंज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेट से निकले हैं, अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए हैं, और अब वो पैदल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। वैसे ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है कि अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करते हैं और किसी को मायूस नहीं करते हैं। जब भी वो भाजपा कार्यालय आते हैं और कार्यकर्ताओं को ऐसे देखते हैं तो उनके साथ, उनके बीच में पहुंच जाते हैं। और यही तस्वीर, इसी तस्वीर के लिए पिछले 4 घंटों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में इकट्ठा हैं। और देखिए सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी, उनके साथ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और पैदल चल के अपने एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन कर रहे हैं, अपने एक एक कार्यकर्ता को मायूस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए कि फूलों की वर्षा के बीच अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। G20 दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच, उसकी जीत है ये। उसकी जीत का एहसास कराने के लिए कार्यकर्ता पिछले 4 घंटों से यहां जमा है, और कार्यकर्ता अपने नेता को एक पल देख लेना चाहता है, अपने नेता का स्वागत करना चाहता है। और इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी दोनों हाथ हिलाकर अपने एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन कर रहे हैं, अपने किसी भी कार्यकर्ता को मायूस नहीं करना चाहते हैं। सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। हर पल हम पिछले सुबह से इस खबर की जानकारी दे रहे हैं, एक एक पल की जानकारी दे रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें इस देश के तमाम उन लोगों के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है जो घरों में बैठकर एबीपी न्यूज देख रहे हैं, और उनको ये सीधी तस्वीरें बहुत ही सुहानी लगेगी, क्योंकि उनका सबसे लोकप्रिय नेता, उनका सबसे बड़ा नेता, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भाजपा के मुख्यालय में पैदल चलते हुए अपने एक एक कार्यकर्ता को देख लेना चाहता है, अपने एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन करना चाहता है। इसलिए देखिए नरेंद्र मोदी
बीच रोड पर आप कह सकते हैं, मैंने सुबह ही बताया था कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और उस कॉरिडोर में पैदल चलते हुए नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। और देखिए कॉरिडोर के बीचों बीच खुद नरेंद्र मोदी खड़े होकर अपने एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन कर रहे हैं, दोनों हाथ हिलाकर सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में है, कार्यकर्ताओं के दिल में है नरेंद्र मोदी, और इसीलिए पिछले 4 घंटे से यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के खड़े रहे। अब ये देखिए नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों के बीच पहुंचे हैं, जहां पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, पार्टी के दूसरे नेता, केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य सब कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। बीएस येदियुरप्पा आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को सब लोग फूल दे रहे हैं। फूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और मध्य प्रदेश को लेकर ये बैठक है, और इस बैठक में वो शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए कैसे लाइन लगाकर सारे केंद्रीय चुनाव समिति के नेता सब यहाँ पर खड़े हैं। वो सारे नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कि एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के हिसाब से चलता है। और अभी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये लाइव तस्वीरें एबीपी न्यूज में देश का हर एक आदमी देख रहा था कि कैसे G20 इतना बड़ा मंच, दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच, जिसमें भारत की अपनी एक अलग छवि बनी है। नरेंद्र मोदी एक बड़े ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। और उसके बाद जब आज पहली बार उस G20 के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंचे तो दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता भाजपा मुख्यालय पहुंच गए अपने नेता को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और पिछले 4 घंटे से यहीं पर वो तमाम कार्यकर्ता डटे हैं। आज सुबह जब एबीपी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें आई सामने कि कभी कार्यक्रम होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन एबीपी न्यूज ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने नेता को देखने, स्वागत करने भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी अब हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मेरे 2 और सहयोगी अंकित और अभिषेक भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, कार्यक्रम क्या है? क्या सीधे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी या जो ये भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं उनको कुछ संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद चुनावी रणनीति बनाने के लिए माथापच्ची होगी? संदीप जी, अब यहाँ संबोधन का जो है कोई मौका नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं अपने दर्शकों को, वो जो है जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक थी उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वो बैठक जो है शुरू होनी थी। तो प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे हैं, अगले जो 2 मिनट के अंदर जैसे वो 5वीं मंजिल पर पहुंचेंगे, बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि G20 में जिस तरीके से भारत ने अपनी जो है दुनिया के सामने जो नेतृत्व कर रहा था, जो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां पर अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, तो जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाने का फैसला रहा हो, यूरोपियन यूनियन तक जो मिडिल ईस्ट के रास्ते जो ट्रांजिट बनाने का फैसला रहा हो, सऊदी अरब के साथ भी जिस तरीके से समझौता किया गया है जो ग्रिड सर्किट बनाने का, ये वो तमाम फैसले हैं जो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि देखिए रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन यहां नहीं पहुंच रहे हैं, शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति नहीं पहुंच रहे हैं, क्या कुछ होगा, डिक्लेरेशन होगा नहीं होगा, क्या कोई फैसले लिए जा सकेंगे? लेकिन भारत की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सारे फैसले लिए गए और दुनिया ने उसको सराहा भी है। और अब जबकि तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों में पहुंच चुके हैं, वहां पर भी इन फैसलों की चर्चा की जा रही है और इसी वजह से बीजेपी को बखूबी पता है, क्योंकि चुनावी साल है, अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले 6 से 8 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी ये बताना चाहती है बिल्कुल जनता को भी कि जो G20 का सफल आयोजन है उससे देश का मान सम्मान कैसे बढ़ा है, ये भी इसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो गढ़ा जाएगा और उसकी तैयारियां भी ये साफ जाहिर हो रही हैं इस भव्य स्वागत में भी। अभिषेक, लेकिन अब दरअसल वो चुनावी गणित भी फैलाया जाएगा बंद कमरों में और कल प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं। तो इस चुनावी रणनीति का मुख्य बिंदु क्या होने वाला है? लगातार हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, बाकायदा मैंने ये कार्यक्रम भी किया कि सामूहिक नेतृत्व के सहारे चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में। क्या यह जानकारी पुख्ता हो पा रही है या इसको मुलम्मा चढ़ाना अभी बाकी है?
देखिए, एक बात एकदम क्लियर है संदीप कि सामूहिक नेतृत्व की जो आपने बात कही है उसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, और उसका संबंध आज के इस आयोजन से भी है। वो है पीएम मोदी का चेहरा, और उस चेहरे के जरिए जो उपलब्धियां हैं उनको सामने रखते हुए अभी मैं आपको बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, यहां जिस तरह से कार्यकर्ता एकजुट हैं, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये अनायास नहीं है। इन सबको आप जो चर्चा कर रहे हैं संदीप, ये उसी का प्रतिबिंब है, ये वही कनेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो चेहरा है, बीजेपी चाहेगी वो लार्जर देन लाइफ इमेज वो रखी जाए इन चुनावी राज्यों में, और उससे एंटी इनकम्बेंसी, ये देखिए यहां पर एक लाइन से मोदी मोदी यहां पर ये शुरू हो गया है। तो यहां पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उसी रणनीति का हिस्सा है, वही लार्जर देन लाइफ इमेज जिसका मुकाबला उन राज्यों में जहां सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी की जो चुनौती है वो इस फैक्टर से काट सके बीजेपी, और जहां वो विपक्ष में है वहां पर जो जैसे गहलोत सरकार जो लगातार वो जन लुभावनी घोषणाएं करती जा रही है उसकी भी काट मोदी के चेहरे से ही हो। तो ये उसी का आप समझ लीजिए, उसी का एक जिसे कहते हैं कि माहौल बनाना और उस माहौल को घर घर तक ले जाना, ये उसी की एक कड़ी है। और ये तो मैं फिर से एक चीज और ऐड कर दूं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का तो ट्रेलर मतलब है। जो ये भव्य स्वागत है और G20 की जो ताल ठोकी जा रही है, कहीं ना कहीं ये चुनावी तैयारियों का भी एक हिस्सा है। इसे चुनावी तैयारी, चुनावी रणनीति के तौर पर भी आप देखिएगा दर्शकों। अंकित, नीरज और अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।